नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी मशीन के अंदर चलते हैं जो सही मायनों में हमारी दुनिया को चलाती है। जी हाँ, डीजल इंजन। हम इसके हर एक पुर्जे से लेकर इसकी पूरी देखरेख तक सब कुछ समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आखिर एक डीजल इंजन में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसका पूरा राज छिपा है कंप्रेशन इग्निशन में। अब ये क्या है? पेट्रोल इंजन की तरह इसमें कोई स्पार्क प्लग नहीं होता जो चिंगारी दे। नहीं, ये हवा को इतना ज्यादा बहुत ही ज्यादा दबाता है कि वो बहुत गर्म हो जाती है। और बस जैसे ही इस गर्म हवा में डीजल स्प्रे होता है, उसमें अपने आप आग लग जाती है। और हाँ, इसी जबरदस्त दबाव को झेलने के लिए ही डीजल इंजन इतने मजबूत बनाए जाते हैं। और यही वजह है कि वो ज्यादा ताकतवर होते हैं और माइलेज भी बेहतर देते हैं। तो आज का हमारा ये सफर कैसा रहेगा, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले डीजल से जान पहचान करेंगे, फिर इंजन की नींव यानी उसके स्टैटिक पार्ट्स को देखेंगे। उसके बाद उन पुर्जों की बात होगी जो असल में मोशन पैदा करते हैं। फिर हम इसके सपोर्ट सिस्टम को समझेंगे और हाँ, वॉल्व ट्रेन को भी करीब से देखेंगे। और आखिर में इसे हमेशा टॉप कंडीशन में रखने के लिए ओवरहॉलिंग पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डीजल सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी तकनीक है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री की दुनिया में सचमुच क्रांति ला दी। ये एक बहुत ही पावरफुल और अपने आप में अनोखा इंटरनल कंबशन इंजन है। इसकी बनावट, इसका काम करने का तरीका, सब कुछ अलग है। अच्छा, जैसे किसी भी बड़ी इमारत की एक मजबूत नींव होती है ना, ठीक वैसे ही इंजन की भी अपनी एक नींव होती है। तो अब हम बात करेंगे उन हिस्सों की जो हिलते नहीं हैं, जो अपनी जगह पर रह के पूरे इंजन का ढांचा बनाते हैं। इसमें दो चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला है सिलेंडर ब्लॉक, जो समझ लीजिए इंजन का मेन फ्रेम है, और ठीक इसके ऊपर बैठता है सिलेंडर हेड। ये दोनों मिलकर इंजन का कह सकते हैं ढांचा या कंकाल तैयार करते हैं। और इन्हें इतनी मजबूती से जोड़ा जाता है, क्यों? ताकि अंदर जो धमाका हो रहा है उसका जबरदस्त प्रेशर जरा भी लीक ना हो। चलिए, तो नींव तो बन गई। अब उन हिस्सों पर आते हैं जो असली काम करते हैं। मतलब जो पुर्जे ईंधन जलने से पैदा हुई एनर्जी को रोटेशनल पावर या जिसे हम टॉर्क कहते हैं, उसमें बदलते हैं। यही पावर पहियों तक पहुंचती है। ये पावर फ्लो का पूरा खेल बस 3 स्टेप्स में होता है। बहुत आसान है। सबसे पहले सिलेंडर के अंदर धमाका होता है जो पिस्टन को जोर से नीचे धकेलता है। फिर कनेक्टिंग रॉड इस सीधी ताकत को नीचे ले जाती है। और आखिर में आता है क्रैंकशाफ्ट, जो इस ऊपर नीचे की मूवमेंट को गोल गोल घूमने वाली ताकत में बदल देता है। बस यही है इंजन की फाइनल पावर। तो ये हैं वो पुर्जे जो सारा एक्शन करते हैं। पिस्टन सिलेंडर में ऊपर नीचे होता है, कनेक्टिंग रॉड उसे क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है और क्रैंकशाफ्ट पावर बनाता है। लेकिन इन सब के बीच एक मास्टरमाइंड है, कैमशाफ्ट। इसे इंजन का दिमाग कह सकते हैं। इसका काम है बिल्कुल सही समय पर वॉल्व को खोलना और बंद करना, ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके और जली हुई गैसें बाहर निकल सकें। टाइमिंग का सारा खेल इसी के हाथ में है। अब देखिए, एक इंजन सिर्फ लोहे के पुर्जों का कलेक्शन नहीं है। उसे ठीक से चलाने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए अलग अलग सिस्टम्स की जरूरत होती है। ये सिस्टम्स असल में इंजन की लाइफलाइन है। मोटे तौर पे यहां 3 जरूरी सिस्टम है। इसको समझना बहुत आसान है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इंजन का खाना पीना। कूलिंग सिस्टम उसे ज्यादा गर्म होने से बचाता है, मतलब ये उसका पसीना निकालने जैसा है। और ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, ये उसके जोड़ों में तेल का काम करता है, ताकि सारे मूविंग पार्ट्स बिना रगड़ के आराम से चलें। चलिए, अब एक चीज को जरा और करीब से देखते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम जो इंजन की सांस को कंट्रोल करता है। जी हां, बात हो रही है वॉल्व ट्रेन की। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये वॉल्व एकदम सही वक्त पर, मतलब बिल्कुल सटीक समय पर खुलते और बंद कैसे होते हैं। सोचिए, यहां 1 सेकंड के 1000वें हिस्से की भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका जवाब इस पूरी टीम के काम में छिपा है। देखिए, कैप्टन ने कैमशाफ्ट जो टाइमिंग कंट्रोल करता है। फिर आता है टैपेट या लिफ्टर जो कैमशाफ्ट के इशारे को पुश रॉड तक पहुंचाता है। पुश रॉड इस धक्के को ऊपर रॉकर आर्म तक ले जाता है। रॉकर आर्म एक झूले की तरह काम करता है जो वाल्व को दबाकर खोल देता है। और जैसे ही कैम का दबाव हटता है, वाल्व स्प्रिंग फौरन वाल्व को वापस बंद कर देता है ना कमाल की टीम। तो ये पूरा प्रोसेस एक रिदम में चलता है। कैमशाफ्ट का उभार, जिसे लोब कहते हैं, ऊपर उठता है। ये टैपेट, पुश रॉड और रॉकर आर्म को उठाता है। रॉकर आर्म घूमता है और वाल्व को खोल देता है।
और जैसे ही लोब घूमकर नीचे जाता है, स्प्रिंग झटके से वाल्व को बंद कर देती है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि ये किसी शानदार मैकेनिकल डांस जैसा लगता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि इंजन काम कैसे करता है, लेकिन इसे हमेशा इसी बढ़िया कंडीशन में कैसे रखा जाए? तो अब हम थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन के रखरखाव की, जिसे कहते हैं ओवरहॉलिंग। तो ये ओवरहॉलिंग आखिर है क्या? आसान भाषा में इसका मतलब है इंजन को पूरी तरह से खोलना, उसके हर एक छोटे बड़े हिस्से की बारीकी से जांच करना और जो भी पुर्जे जैसे पिस्टन रिंग्स या बियरिंग वगैरह घिस गए हैं या खराब हो गए हैं, उन्हें ठीक करना या बदल देना। ये एक तरह से इंजन को एक नई जिंदगी देना है। अब इस काम के लिए सही टूल्स का होना बहुत जरूरी है। कुछ तो जनरल टूल्स हैं जैसे पाना पेचकस, लेकिन फिर आते हैं नापने वाले औजार जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। इनकी जरूरत बहुत सटीक नाप के लिए होती है। और हाँ, टॉर्क रिंच, ये बहुत जरूरी है। ये पक्का करता है कि हर नट बोल्ट बिल्कुल सही कसावट पर टाइट हो, क्योंकि जरा सा भी कम या ज्यादा टाइट होने पर इंजन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टूल्स भी लगते हैं जैसे पिस्टन रिंग कंप्रेसर या वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर। ये खास कामों के लिए ही बने होते हैं। और हाँ, सफाई का सामान जैसे डीग्रीजर, एयर कंप्रेसर, ये भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हर पुर्जे का शीशे की तरह साफ होना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज, सावधानियां। ये कुछ नियम हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। इंजन खोलने से पहले हर कनेक्शन पर मार्किंग करें। सारे पार्ट्स को तरतीब से लेबल लगाकर रखें। हर पुर्जे को अच्छी तरह साफ करके किसी भी क्रैक या घिसावट के लिए जांचें। और जैसा मैंने कहा, हर बोल्ट को कंपनी के बताए टॉर्क पर ही टाइट करें। याद रखिए, ये सब्र और बेहद ध्यान से करने वाला काम है। इसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं चलती। तो आखिर में एक इंजन है क्या? असल में ये अनगिनत पुर्जों से बनी एक सिम्फनी है, एक संगीत। हर हिस्से का अपना एक काम है, अपना एक सुर है। और जब ये सारे पुर्जे एक साथ बिल्कुल सही ताल में काम करते हैं, तभी पावर पैदा होती है। आज हमने इस मैकेनिकल सिम्फनी के एक राज को तो समझ लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगली बार किस मशीन के संगीत को और करीब से समझा जाए।